पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगा। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर उनके एक साथी को बिना वजह गिरफ्तार करने का आरोप लगाया और इसी के विरोध में खरदाहा पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए थे, जिन्हें पुलिस ने थाने के गेट से बाहर खदेड़ दिया। हाथ में डंडे लिए पुलिस वाले इन प्रदर्शनकारियों को दूर तक दौड़ाते हुए नजर आए। अचानक हुए लाठीचार्ज की वजह से वहां सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की कतार के बीच पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को पीटते दिखे। इतना ही नहीं, कई प्रदर्शनकारियों को तो पुलिस पकड़कर अपने साथ थाने ले गई। এখানে পুলিশ অফিসাররা যারা মহিলাদেরকে মারধর করেছে, বাংলায় ল অ্যান্ড অর্ডার কিছু নেই। পুলিশ মমতা ব্যানার্জি তালিবানি শাসনের একটা অঙ্গ হয়ে গেছে। बीजेपी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के लिए ममता सरकार को घेरा। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया कि खरदाहा पुलिस स्टेशन विरोध दर्ज करवाने गए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महिलाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखें। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए राज्य में महिलाओं के साथ पुलिस असंवेदनशील और अमानवीय व्यवहार कर रही है। शर्म करो ममता जी, जनता माफ नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में टीएमसी और बीजेपी के बीच एक बार फिर खूनी झड़प हो गई। बीजेपी का आरोप है कि हिंसा की शुरुआत टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने की और जुलूस के दौरान पथराव कर दिया। और यह हंगामा तब हुआ जब बीजेपी का जुलूस टीएमसी के एक दफ्तर के सामने से गुजरा। अचानक हुए पथराव का जवाब जुलूस में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पत्थर बरसा कर दिया। दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लेकर चल रहे थे। हिंसा शुरू होते ही झंडे डंडों में बदल गए। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोई हमला करने के लिए तो कोई खुद को बचाने के लिए दौड़ता दिखने लगा। पुलिस वाले भी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन केवल तमाशबीन बने रहे। इस हिंसा के बीच बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता बुरी तरह जख्मी हो गए। पत्थर लगने की वजह से एक नेता के सिर पर गंभीर चोट लग गई, जिसे कुछ लोग बचाकर ले जाते हुए दिखे। कुछ देर पहले तक बीजेपी का यह जुलूस शांति से निकाला जा रहा था, लेकिन अचानक हुए इस हंगामे के बाद से इलाके में तनाव के हालात बन गए। पूर्वी मेदिनीपुर को शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। दावा किया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों को बीजेपी के जुलूस में देखकर टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता भड़क गए, जिसकी वजह से अचानक हिंसा शुरू हो गई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ममता पर समाज को धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। अधीर रंजन ने बंगाल की दुर्दशा के लिए ममता को जिम्मेदार माना। ममता बनर्जी पिछले 10 सालों से हमारी मदद से सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आने के बाद पिछले 10 सालों से सारे दहशतगर्द, सारे हिंसा वो किसके खिलाफ किया था? कांग्रेस पार्टी और लेट पार्टी के खिलाफ। अब बीजेपी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं निकलते हो, लेकिन दिन रात आप कांग्रेस और लेट पार्टी को खत्म करने की हर संभव प्रयास कर रही हो। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के नतीजों से खुश बीजेपी ने गुपकार गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। एक दिन पहले आए नतीजों में बीजेपी ने सबको पछाड़ दिया था और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और घाटी में पार्टी के जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थक बैंड बाजे के साथ नाचते हुए नजर आए। वहां के बांदीपुरा जिले की तुलैल सीट पर जीत दर्ज करने वाले एजाज अहमद खान के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। एजाज अहमद भी इस जीत से उत्साहित दिखे। अच्छा जताया है और हम आने वाले वक्त में उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इससे पार्टी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बीजेपी को घाटी में श्रीनगर, पुलवामा और बांदीपुरा की एक एक सीट पर मिली जीत ने केवल मुस्कुराने का ही मौका नहीं दिया, बल्कि इस बात से केंद्रीय नेतृत्व का हौसला और बुलंद हो गया। यही वजह रही कि जीत से गदगद पार्टी नेताओं ने गुपकार गठबंधन पर जबरदस्त वार किया। बुरहान वानी was made an issue of international campaign by these elements। तो अगर वहां पर भी गुपकार हारती है तो फिर कहूंगा कश्मीर की हवा कैसी बह रही है समझना चाहिए। वहीं घाटी में कमल खिलने से गुपकार गठबंधन में शामिल पार्टियों के हौसले भी पस्त होते दिखे। हमें भी मान के चलना होगा कि कुछ जगहों में जमात में कुछ बुनियादी कमजोरियां हैं। जम्मू कश्मीर का जिला विकास परिषद चुनाव मुख्य तौर पर बीजेपी और 7 पार्टियों वाले गुपकार गठबंधन के बीच था, जिसमें बीजेपी गुपकार पर भारी पड़ी।
उसने न केवल जम्मू में अपना दबदबा बरकरार रखा बल्कि कश्मीर में भी 3 सीटें जीती, जिससे गुपकार गठबंधन तिलमिला गया। इस बीच जिला विकास परिषद के चुनाव में 2 सीटों के नतीजों पर पेच फंस गया। चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी कि जिला विकास परिषद की 280 नहीं बल्कि 278 सीटों के नतीजे आए हैं और 2 सीटों पर फैसला होना बाकी है। साथ ही चुनाव आयोग ने हर पार्टी के खाते में आई सीटों के बारे में भी बताया और यह जानकारी दी कि 75 सीटें जीतने की वजह से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 67, पीडीपी के खाते में 27 सीटें हैं। इसके अलावा 50 निर्दलीय प्रत्याशी जीते और कांग्रेस के 26 उम्मीदवारों की जीत। इस पूरी जानकारी के बाद चुनाव आयोग ने उन 2 सीटों के बारे में बात की जिनके नतीजे नहीं आए। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों सीटों पर काउंटिंग शुरू न होने की वजह बताई। Fact is that 2 candidates have their question about their citizenship is there. We will be hearing them and then taking a decision. वहीं न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने वहां विधानसभा चुनाव कराने के मुद्दे पर बात की और इससे जुड़ा फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ दिया। हमारे यहाँ कुछ संवैधानिक संस्थाएं जैसे चुनाव आयोग, तो एक बार डिलिमिटेशन का काम खत्म होगा तो चुनाव आयोग निर्णय करेगा कि कब चुनाव जम्मू कश्मीर में होगा और हमें इंतजार करना चाहिए। बातचीत में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने यह भी उम्मीद जताई कि आने वाले कुछ साल में वहां के आर्थिक हालात तेजी से सुधरेंगे क्योंकि राज्य में निवेश बढ़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द ही हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने वाली है। भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसे क्लियर कर दिया है, डीआईपीपी ने भी क्लियर कर दिया है। 3000 एकड़ जमीन हमने इंडस्ट्रियल इस्टेट के लिए एक्वायर कर ली है, 3000 एकड़ जमीन और चिन्हित किया हुआ है और मैं बड़े विश्वास से कहना चाहता हूं कि कम से कम 25-30 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां आने वाले 2-3 सालों में आएगा। एनआईए ने भगोड़े खालिस्तानी आतंकी गुरजीत सिंह निज्जर को गिरफ्तार कर लिया। आतंकी गुरजीत को एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। निज्जर को पुणे खालिस्तान केस में गिरफ्तार किया गया जो लंबे समय से साइप्रस में छिपा हुआ था। बताया जा रहा है कि गुरजीत साइप्रस में छिपकर सोशल मीडिया पर खालिस्तान के लिए एजेंडा चला रहा था। ब्रिटेन में कोरोना के नए और खतरनाक रूप के सामने आने के बाद देश की सभी राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। न्यूज 18 की दीपा बालकृष्णन की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक सरकार ने भी रात में कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया जो 2 जनवरी तक पूरे राज्य में जारी रहेगा। इस दौरान रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का सख्ती से पालन करना होगा। राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने भी लोगों से सहयोग की अपील की ताकि राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या को बढ़ने से रोका जा सके। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी ब्रिटेन में कोरोना के नए खतरे के बाद वहां से आने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगा दी थी। कृषि मंत्री को 3 लाख से ज्यादा किसानों के समर्थन वाले हस्ताक्षर सौंपे गए। कृषि सुधारों के समर्थन में देश भर के 3 लाख से भी ज्यादा किसानों के समर्थन वाले हस्ताक्षर कृषि मंत्री को सौंपे गए। एक संस्था की तरफ से चलाए गए अभियान में पंजाब और हरियाणा के कई किसानों ने कृषि सुधारों के समर्थन में हस्ताक्षर किए। कृषि भवन में ये तमाम जो बॉक्स हैं ये 20 राज्यों के वो समर्थन पत्र हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि 3,13,363 किसानों के हस्ताक्षर। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के समर्थन पर उनका शुक्रिया अदा किया। 3 लाख किसानों के हस्ताक्षर देश भर के किसानों ने समर्थन में किए हैं। केंद्र सरकार ने डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम इंडस्ट्री के लिए नए नियमों को मंजूरी दे दी, जिसके बाद डीटीएच के लिए अब लाइसेंस 20 साल के लिए जारी किए जाएंगे, जो मौजूदा समय में 10 साल तक दिए जाते हैं। इसके अलावा इस सेक्टर के लिए 100% एफडीआई यानी विदेशी निवेश का रास्ता भी साफ हो गया, जो पहले 49% था। महाराष्ट्र सरकार ने बंद कमरों या हॉल में कार्यक्रमों पर लगी रोक हटा ली। हालांकि कंटेनमेंट जोन यानी जिन इलाकों में कोरोना के मामले ज्यादा हैं, वहां पर यह आदेश लागू नहीं होगा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बिजली विभाग के एक अधिकारी पर विभाग की ही एक कर्मचारी ने यौन शोषण का आरोप लगा दिया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी अधिकारी फरार है। दावा है कि पंजाब के गुरदासपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खाकर जान दे दी। खुदकुशी करने से पहले सभी ने एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार 9 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर करना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी इस काम में रोड़े अटका रही है।
उन्होंने ये भी दावा किया कि ममता बनर्जी ये पैसे खुद मांग रही हैं। पीएम किसान निधि को लेकर जिस प्रकार की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है, वो कह रही है पैसा डायरेक्टली मत भेजिए, आप पैसा हमें दे दीजिए, हमारे ट्रेजरी में दे दीजिए, मैं बांटूंगी किसको बांटना है किसको नहीं बांटना है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर बीजेपी ने वामपंथी दलों पर सीधा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीधा आरोप लगाया है कि जहां भी लेफ्ट की सरकार रही है वहां पर किसान और कृषि दोनों ही तबाह हुई है। जहां जहां वामपंथ रहा है वहां वहां किसानी डूबी है, वहां वहां किसान पर अत्याचार हुआ है, और जब जब भाजपा आई है किसान आगे बढ़ी है। द आइडियम इन इंग्लिश इज वेरेवर देयर इज लेफ्ट देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ इकोनॉमी। ये बिल्कुल सही है, जहां भी लेफ्ट होती है वहां इकोनॉमी की, वहां किसानों का कुछ भी बचता नहीं है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने सुरक्षा बल पर ग्रेनेड हमला कर दिया, जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान जख्मी हो गए, जिन्हें हमले के फौरन बाद दूसरे भारतीय जवानों और कुछ लोगों की मदद से अस्पताल के लिए रवाना किया गया ताकि उनका बिना वक्त गंवाए इलाज हो सके। इसके पीछे एक बैठो ना, इसके पीछे एक बैठो ना। हमले के बाद उस इलाके की घेराबंदी कर दी गई। अलग अलग जगहों पर तैनात पुलिस वालों और सुरक्षा बल के जवानों में भी हलचल बढ़ गई। हालांकि एक पुलिस अधिकारी ने यह भी साफ कर दिया कि हमले में घायल हुए तीनों जवानों को मामूली चोटें आई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुबह 11 बजे से संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी समारोह के समय मौजूद रहेंगे। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच रूस और चीन की साझा हवाई पेट्रोलिंग ने माहौल को और बिगाड़ दिया। गश्त लगाने के लिए दोनों देशों के कई विमानों ने पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ान भरी। रूस के बम बरसाने वाले विमान भी शामिल हुए। बेहद खतरनाक माने जाने वाले ये विमान बमबारी के अलावा हवा से परमाणु मिसाइलें भी दाग सकते हैं। इन विमानों की सुरक्षा के लिए कई लड़ाकू विमानों ने भी इनके साथ उड़ान भरी। अभ्यास के दौरान आसमान में ही ईंधन भरने के अलावा दुश्मन पर रात में हमला करने की तैयारियां भी परखी गईं। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन ये लड़ाकू विमान दक्षिण कोरिया की हवाई सीमा में घुसने की कोशिश करने लगे। जवाब में दक्षिण कोरिया ने भी अपने कई लड़ाकू विमानों को उनका सामना करने भेज दिया। देखते ही देखते आसमान में जंग के हालात बन गए। हालांकि बाद में चीन और रूस के विमानों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस घटना की वजह से इलाके में तनाव चरम पर पहुंच गया। जापान भी रूस और चीन के इस अभ्यास के विरोध में उतर आया। दोस्तों को खतरे में देख अमेरिका भी पलटवार की तैयारी में जुट गया और उसने एक दो नहीं पूरे 30 लड़ाकू विमानों को एक साथ उड़ाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। अलास्का में अमेरिकी सेना के एयरबेस पर 5वीं पीढ़ी के कई F-35 लड़ाकू विमान कतार में खड़े नजर आए। पहले इन लड़ाकू विमानों को एक एक कर रनवे पर लाया गया, जिसके कुछ मिनट बाद ही वो उड़ान भरने लगे। परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाले ये लड़ाकू विमान रडार की पकड़ में नहीं आते और इसी खूबी की वजह से इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक हमलावर विमान भी माना जाता है। इस दौरान F-16 और बम बरसाने वाले B-52 विमान भी दिखाई दिए। लड़ाकू विमानों के इस तरह एक साथ उड़ान भरने को एलिफेंट वॉक कहते हैं, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाता है। और अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों को एक साथ उड़ाकर अमेरिका ने भी चीन और रूस को उससे न उलझने की साफ चेतावनी दे डाली। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने ममता बनर्जी पर केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं करने का आरोप लगाया। राकेश सिन्हा ने कहा कि किसान ममता की प्राथमिकता पर कभी नहीं रहा। इतना नहीं, राकेश सिन्हा ने यह भी कहा कि ममता खुद चाहती है कि बंगाल में किसान की हालत दयनीय बनी रहे और वो अपनी जमीन बेचता रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, एक बड़ी रकम ट्रांसफर की जाएगी किसान सम्मान निधि की, लेकिन बंगाल के किसानों को नहीं मिल पाएगी क्योंकि अभी तक उन्होंने सूची अपनी नहीं भेजी थी। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी किसानों की दयनीय अवस्था से न संवेदनशील हैं, न ही केंद्र सरकार की सुविधाओं को वहाँ तक पहुँचने दे रही हैं। वो चाहती हैं कि किसान उसी दयनीय अवस्था में बने रहे, उसी ऋण की अवस्था में पलता रहे और अपनी ज़मीन बेचता रहे। ममता बनर्जी वहाँ पूंजीपतियों के इशारों पर, बड़े व्यवसायियों के इशारे पे काम कर रही हैं। उनका गरीब किसान गांव से कोई लेना देना नहीं है।
कृषि सुधार कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जिक्र के बाद आरोप लगाया जाने लगा कि इससे किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएंगे। लेकिन यह भ्रमजाल तब टूटा जब न्यूज़ 18 की टीमें देश के उन हिस्सों में पहुंची जहां काफी पहले से ठेके पर खेती की जा रही है। गुजरात के कई हिस्सों में कॉन्ट्रैक्ट पर खेती कई साल से हो रही है और ठेके पर खेती करने वाले किसान इससे बेहद खुश हैं। छोटे किसानों के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मुनाफे की गारंटी से कम नहीं है। गुजरात के साबरकांठा में कुछ फूड प्रोसेसिंग कंपनियां किसानों से आलू की खेती ठेके पर करवाती हैं। मतलब ये कि बर्गर और चिप्स में इस्तेमाल होने वाला आलू उगाने के लिए किसानों को ठेका दे दिया जाता है। फसल की बुआई से पहले ही किसानों के साथ आलू खरीदने का सौदा कर लिया जाता है। आलू की कीमत पहले से नक्की हो जाती है कि इसीलिए हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। कंपनी खुद ही किसानों को अच्छे बीज देने के अलावा खेती की सबसे उम्दा तकनीक भी बताती है और कटाई के बाद कंपनी के ही कर्मचारी खेत से फसल उठाने पहुंच जाते हैं। सालों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए आलू उगा रहे किसान नए कानूनों की तारीफ करते नहीं थकते। एक कानून आने से खेडूत को प्रोटेक्शन मिलने वाला है। इस मॉडल पर होने वाली खेती में किसान न तो बिचौलियों के मकड़ जाल में फंसता है, न ही मंडियों की मारामारी झेलता है। देश के कई राज्यों में कंपनियां इसी तरीके से कई साल से ठेके पर खेती करवा रही। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगा। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर उनके एक साथी को बिना वजह गिरफ्तार करने का आरोप लगाया और इसी के विरोध में खरदहा पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए थे। खदेड़ दिया। हाथ में डंडे लिए पुलिस वाले इन प्रदर्शनकारियों को दूर तक दौड़ाते हुए नजर आए। अचानक हुए लाठीचार्ज की वजह से वहां सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की कतार के बीच पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को पीटते दिखे। इतना ही नहीं, कई प्रदर्शनकारियों को तो पुलिस पकड़कर अपने साथ थाने ले गई। এখানে পুলিশ অফিসাররা যারা মহিলাদেরকে মারধর করেছে। पुलिस के लाठीचार्ज की वजह से कई कार्यकर्ताओं को चोटें आईं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई का बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी विरोध किया। कोरोना से बचाव के लिए ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को बहुत जल्द भारत में इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि अगले हफ्ते तक भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल की आपातकालीन मंजूरी मिल सकती है और अगर ऐसा हुआ तो इस वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी देने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। आपातकालीन मंजूरी का मतलब है कि ट्रायल के बीच में ही शुरुआती नतीजों के आधार पर वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत देना। ट्रायल के दौरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन की एक डोज को 70% तक असरदार बताया गया, जबकि इसकी 2 डोज देने पर वैक्सीन के 90% तक कारगर होने का दावा किया गया। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भी इस वैक्सीन को बनाया जा रहा है और इसका परीक्षण किया जा रहा है। टीम इंडिया ने मेलबर्न में अभ्यास शुरू कर दिया। टीम इंडिया ने मेलबर्न में दूसरे टेस्ट मैच के लिए अभ्यास शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय टीम शनिवार से दूसरा टेस्ट मैच खेलेगी। अंडमान और निकोबार में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को अब एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी होगा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए वहां प्रशासन ने यह फैसला लिया। ये नया नियम 26 दिसंबर से लागू होगा। उत्तर प्रदेश के देवरिया में आबकारी विभाग ने काफी मात्रा में कच्ची शराब नष्ट कर दी। इस शराब को जमीन के अंदर छिपाकर रखा गया था। राजस्थान में सहकारी बैंक ने एक बैठक के दौरान अपने अधिकारियों और कई जिलाधिकारियों को चांदी के सिक्के बांटे, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। किसान संगठनों ने इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार से किसानों की परेशानी दूर करने की मांग की। राजस्थान सरकार को चाहिए कि वो हर किसान को कम से कम ऋण तो दे। किसान आंदोलन के बीच तोहफे बांटने के मुद्दे को बीजेपी ने तुरंत लपक लिया और गहलोत सरकार पर निशाना साध दिया। बात तो किसानों के हित की करते हैं, लेकिन इनके राज में वही किसान त्रस्त है कर्जे के लिए। पश्चिम बंगाल में बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अगले साल जून में होंगी। राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने इस बात की जानकारी दी। हालांकि इसकी तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने वकीलों को आदेश दिया कि वो काला कोट पहनकर सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर सकते। अदालत ने साफ किया कि काला कोट सिर्फ कोर्ट कैंपस के अंदर पहना जाएगा, न कि सड़क पर ऐसी हड़ताल करने के लिए। बिहार के गोपालगंज में 2 पुलिस वालों पर एक लड़के को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा। इन पुलिस वालों ने उस लड़के के पास से नशीला पदार्थ मिलने का दावा किया और उसे पकड़कर थाने ले गए। लेकिन इससे पहले दोनों पुलिस वालों ने उस लड़के की जमकर पिटाई की। एक पुलिस वाले ने तो अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और उसकी बट से लड़के के सिर पर हमला किया। इस हमले के बाद वो लड़का लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया, मगर दोनों पुलिस वाले उस पर लात और डंडे बरसाते रहे।
इस बीच पिट रहे लड़के की बहन ने भी कई बार पुलिस वालों से उसके भाई को छोड़ने की गुहार लगाई। उसका हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच के बाद जो प्रॉपर कार्रवाई है कार्रवाई होगी। मारपीट के बाद पुलिस वाले घायल लड़के को नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में खदेड़ते हुए थाने लेकर चले गए। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण गिराने की मुहिम को जारी रखते हुए प्रशासन ने सहारनपुर में भी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री कार्यालय को कुछ दिन पहले शिकायत मिली थी कि वहां के गांव में तालाब की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, जिस पर एक्शन लेते हुए जिला प्रशासन की एक टीम उस गांव में पहुंची और तालाब की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को एक एक कर गिराने लगी। इस 9 एकड़ सरकारी जमीन के कुछ हिस्से पर पक्का निर्माण दिखा, जिसे खुदाई करने वाली मशीन से ढहा दिया गया, जबकि दूसरे हिस्से में लगा टिन का शेड हटाने के लिए एक और खुदाई करने वाली मशीन आई। यही नहीं, कुछ लोगों ने जमीन हथियाने के लिए वहां गोबर के उपले भी रखे थे। प्रशासन की टीम ने उन्हें भी वहां से हटाया और सरकारी जमीन को खाली करने का काम पूरा किया। बताया गया कि सहारनपुर के इस गांव में कई और जगहों पर इसी तरह से तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण करवाया गया है, जिसे जल्द ही हटाया जाएगा। झारखंड के खूंटी में एक जंगली हाथी रिहायशी इलाके में बने एक कुएं में गिर गया। हाथी के कुएं में गिरने की खबर मिलने के बाद वन विभाग की टीम और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और हाथी को बाहर निकालने के लिए खुदाई करने वाली मशीन को लाना पड़ा। लेकिन इससे पहले हाथी को देखने के लिए लोगों की भीड़ कुएं को घेर चुकी थी। सबसे पहले लोगों ने रस्सियों से बंधे एक लकड़ी के टुकड़े को कुएं में फेंका, जिसे अपनी सूंड से पकड़कर हाथी काफी देर तक पानी में छटपटाता रहा, मगर इससे बात नहीं बनी। इसके बाद खुदाई करने वाली मशीन से कुएं के बगल में गड्ढा खोदा गया और हाथी को बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाया गया। ताइवान के ताओयुआन शहर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां दवा की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और उसमें झुलसकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहां जगह जगह केमिकल रखा होने की वजह से आग भड़कती चली गई और उसने आसपास की 5 फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस दिल दहला देने वाली घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कई इमारतें आग में स्वाहा होती दिखी। वहां से धमाकों की गूंज भी सुनाई दी। आग को देखकर ऐसा लगा मानो वो पूरे इलाके को जलाकर राख कर देगी। वहां से उठ रहा धुआं काले घने बादलों की तरह दिखाई दे रहा था। हालात पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई टीमें जूझती नजर आईं, लेकिन उनके लिए यह तय कर पाना काफी मुश्किल था कि वो आग को कहां से बुझाना शुरू करें। हालांकि दमकल कर्मी डटे रहे और फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों में लगी आग को एक एक कर बुझाते रहे। ताओयुआन शहर में हुई इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी में बनाए गए कुछ रैन बसेरों का दौरा किया। सत्येंद्र जैन ने सर्दियों में जरूरतमंदों के लिए इन रैन बसेरों में किए गए इंतजामों की जानकारी ली, ताकि कड़कड़ाती ठंड में सभी को रात काटने के लिए छत मिल सके। कश्मीरी गेट में बनाए गए ऐसे ही एक रैन बसेरे में मंत्री सत्येंद्र जैन पहुंचे, जहां जरूरतमंदों के लिए बिस्तरों का इंतजाम दिखा। साथ ही लोग कंबल और रजाई ओढ़े दिखे। इतना ही नहीं, वहां कोरोना नियमों का भी पूरा पालन होता दिखा और सभी मास्क लगाए नजर आए। इसके अलावा वहां आने वाले लोगों के लिए एक टेबल पर सैनिटाइजर और कई मास्क भी रखे दिखाई दिए। बस अड्डे से लेकर सारा कालेखान तक का एरिया है। यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रैन बसेरे की सर्दियों में जरूरत होती है। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ इन रैन बसेरों में कुछ और टेंट लगवाने का दावा किया गया, जहां जरूरतमंदों को 2 वक्त का खाना भी खिलाया जाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में बिजली के मसले पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहां पिछले कई दिनों से लोग बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं और जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो वो हंगामे पर उतर आए। उन्होंने बिजली के खंभों को गिराकर सड़क को जैम कर दिया। इतना ही नहीं, सड़क पर आग लगाकर भी लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। इस दौरान इलाके के बड़े बूढ़ों के साथ बच्चे भी रास्ता रोककर बैठ गए। उन्होंने बिजली की समस्या जल्द खत्म न होने पर प्रदर्शन और तेज करने की भी चेतावनी दी। हम अवामी तौर पर मीटर तोड़ो मुहिम का आगाज करेंगे। ये खबर है कि गिलगित बाल्टिस्तान के कुछ इलाकों को 5 से 6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जबकि बाकी इलाकों में पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ है। एमपी के बुरहानपुर में पुलिस ने अतिक्रमण करने वालों के हमले से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल की। बताया गया कि जंगल के एक इलाके में अवैध कब्जा किए हथियारबंद लोगों को जब भी पुलिस वहां से हटाने जाती है, वो पहाड़ों की आड़ में उन पर हमला कर देते हैं, जिनका सफाया करने के लिए वन विभाग के कुछ कर्मचारियों और पुलिस बल ने जंगल के उस इलाके में मौजूद एक पहाड़ को चुना और अतिक्रमण करने वालों को वहां से हटाने की तैयारी की। इसके लिए कुछ पुलिस वाले पहाड़ के ऊपर पहुंच गए, जो अतिक्रमण करने वालों की भूमिका निभाते दिखाई दिए। उन्होंने नीचे मौजूद पुलिस वालों पर हमला किया, जबकि कुछ पुलिस वाले ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए उन पर फायरिंग करते नजर आए।
अलग अलग ग्रुप में पुलिस वाले पहाड़ की तरफ आगे बढ़े। इससे पहले कुछ पुलिस अफसर उन्हें यह समझाते दिखाई दिए कि इस मॉक ड्रिल को कैसे पूरा करना है। अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए एक ड्रिल रखवाई गई है यहाँ पर। मॉक ड्रिल के समय इन पुलिस वालों ने उन सभी हालात से निपटने के तरीके सीखे जो असल में किसी हमले के समय बन जाते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन ने गुंडों के अवैध मकानों को ढहा दिया। पिछले कई दिनों से पूरे राज्य में भूमाफिया सरगना और बदमाशों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है, जिसके तहत इंदौर में एक बार फिर अलग अलग इलाकों में अवैध मकानों को तोड़ दिया गया। हालांकि नगर निगम की इस कार्रवाई का जमकर विरोध भी देखने को मिला। जिन मकानों को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा था उनमें रहने वाले कुछ लोग हंगामा करते दिखाई दिए, लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक न चली। कुछ लोगों को तो पुलिस ने समझा बुझाकर शांत करा दिया और जो फिर भी नहीं माने उनके साथ सख्ती भी की गई। इस दौरान कुछ महिलाएं जमीन पर ही लेट गईं। उन्हें किसी तरह वहां से हटाया गया। बाद में कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए, तब जाकर अवैध मकानों को तोड़ने की कार्रवाई पूरी हो सकी। एमपी के शिवपुरी से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें खेतों के बीच से एक तेंदुआ भागता दिखा। उसके खेतों में घुसने से लोग दहशत में आ गए, क्योंकि वहां मौजूद एक आदमी पर हमला करने के बाद खेतों में छिपकर बैठा वो तेंदुआ वहां से भाग निकला। हालांकि वन विभाग को इसकी जानकारी वक्त रहते दे दी गई, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों को भी उसने चकमा दिया। तेंदुए के हमले में जख्मी हुए शख्स को बाद में इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केंद्र सरकार ने कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को सहायता देने का फैसला किया है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ऐसे सभी पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक मदद दे सकती है जिनकी कोरोना की वजह से मौत हुई। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऐसे पत्रकारों की एक लिस्ट भी तैयार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक मंत्रालय ने अभी तक 30 ऐसे पत्रकारों की लिस्ट बना ली है। हालांकि सरकार मदद के तौर पर कितनी रकम देगी ये साफ नहीं है, लेकिन जानकारी के मुताबिक हर पत्रकार के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों को एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया। 27 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों को दिए बातचीत के प्रस्ताव को कृषि मंत्री ने एक बार फिर दोहराया। वो तारीख और समय हमें बताइए तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है। लेकिन धरने पर बैठे किसानों ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और साफ कहा कि तीनों कानूनों की वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम पे कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं है। अहमदाबाद में सुबह बीसीसीआई की बैठक होगी, जिसमें बोर्ड और आईपीएल के कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें राजीव शुक्ल को बीसीसीआई का उपाध्यक्ष बनाने का ऐलान हो सकता है। इसी बैठक से पहले अहमदाबाद में बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह की टीमों में एक फ्रेंडली मैच हुआ, जिसमें जय शाह की टीम ने जीत हासिल की। हालांकि इस मुकाबले में सौरव गांगुली ने अर्धशतक लगाया और एक विकेट भी झटका। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के टीके पर एक याचिका दायर की गई, जिसमें कोरोना के आने वाले टीके पर कालाबाजारी की आशंका जताई गई। ऐसे में अदालत से यह अपील की गई कि वो सरकार को पहले ही इस तरह के मामलों से बचने के लिए तैयारी करने के निर्देश दे। मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शिवसेना विधायक प्रताप सरनायक के बेटे विहंग से ईडी ने पूछताछ की। विहंग से यह पूछताछ ईडी दफ्तर में हुई। ये दूसरी बार है जब ईडी ने अपने दफ्तर में प्रताप सरनायक के बेटे से सवाल जवाब किए। यूपी के प्रयागराज के पास फूलपुर में इफ्को के प्लांट में अमोनिया गैस लीक होने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बीमार पड़ गए। बताया गया कि हादसे के वक्त प्लांट के अंदर कई कर्मचारी मौजूद थे। यह हादसा करीब रात 12 बजे हुआ है, जिसके बाद इस हादसे के समय करीब 100 अधिकारी कर्मचारी कंपनी में मौजूद थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट कर इस घटना पर दुख जताया और घटना की जांच के आदेश जारी किए। इस हादसे की चपेट में आए कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई गई। इलाहाबाद रेफर 8 लोग को किया गया, जिसमें से 2 लोग की डेथ हो गई। ब्रिटेन में 3 दिन से सड़क पर फंसे सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों का सब्र जवाब दे गया। ब्रिटेन से बाहर जाने देने की मांग पर उन्होंने एक अहम बंदरगाह पर हंगामा कर दिया। असल में 2 दिन के बैन के बाद फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ लगने वाला अपना बॉर्डर खोल दिया, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर हालात नहीं बदले। जिसके बाद डोवर बंदरगाह पर कुछ ट्रक ड्राइवरों की पुलिस अधिकारियों से हाथापाई ही हो गई। गुस्से में सैकड़ों ड्राइवर आधे घंटे से भी ज्यादा देर तक ट्रक का हॉर्न भी बजाते रहे। हाईवे पर भी तस्वीरें हूबहू एक दिन पहले की ही तरह नजर आईं। ट्रकों की वैसी ही कई किलोमीटर लंबी कतार जो टस से मस होती तक नहीं दिखी। 3 दिन से ट्रक ड्राइवर सड़क पर हैं
उनका न सोने का ठिकाना है और न खाने का। ऊपर से क्रिसमस पर घर जाने की तड़प ने उन्हें बेचैन कर दिया है। We've got no food, we've got no toilets. ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के बाद 3 दिन पहले फ्रांस ने 48 घंटों के लिए उससे लगने वाला अपना बॉर्डर बंद कर दिया था, जिस वजह से ब्रिटेन से बाहर जा रहे 1500 से भी ज्यादा ट्रक वहां फंस गए। अब फ्रांस ने बॉर्डर तो खोला, लेकिन इस शर्त के साथ कि वहां से गुजरने वाले लोगों की पिछले 72 घंटों में हुए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव हो। लेकिन आरोप है कि बंदरगाह पर कोरोना टेस्ट हो ही नहीं रहा। सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही नहीं, ब्रिटेन से यूरोप के दूसरे देशों में अपने घर जा रहे लोगों का भी हाल बुरा है। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जहां कुछ दबंगों ने मिलकर एक लड़के की बेरहमी से पिटाई की। इस घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें वो एक के बाद एक उस पर बेरहमी से डंडे बरसाते दिखे। उन्होंने उस अकेले और निहत्थे लड़के को मार मार कर अधमरा कर दिया। वीडियो में साफ दिखा कि हमलावरों में शामिल एक आदमी ने पहले उसे सड़क पर रोका, फिर उससे हाथापाई करने लगा। इस बीच कुछ और लोग डंडे लेकर पहुंचे और उस पर टूट पड़े। दबंगों के पक्ष की एक महिला ने भी उसे पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने उस लड़के को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसके बाद कुछ लोग आगे आए और उसकी जान बचाई। उन लोगों ने उसे क्यों पीटा इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन बाद में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव चुनाव जीतने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर पहुंचे। इस बीच वो अचानक एक मिठाई की दुकान पर पहुंच गए, जहां उन्होंने न केवल खुद ही जलेबी बनाई बल्कि उसे बनाकर लोगों को खिलाया भी। इसके बाद उन्होंने उस दुकानदार को पैसे भी दिए। तेज प्रताप को जलेबी बनाता देख उस दुकान के आसपास लोगों की भारी भीड़ जुट गई। नागोर्नो कराबाख में तोप गोले चलने तो बंद हो गए, लेकिन आर्मेनिया में प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। वहां एक बार फिर पीएम के इस्तीफे की मांग पर सड़क पर कोहराम मच गया, क्योंकि करीब 25,000 लोग राजधानी यरेवान के एक मुख्य चौक पर जमा हो गए और प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से कुर्सी खाली करने की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारी कहीं सरकारी इमारतों में न घुस जाएं, इसलिए सुरक्षा बल पूरी तैयारी के साथ मोर्चा संभाले नजर आया। उन्होंने किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दिया। असल में पीएम पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाने के लिए विपक्ष ने पूरे आर्मेनिया में हड़ताल शुरू की। उसी के तहत राजधानी में भी लोग जुटे। हालांकि विपक्ष और उसके समर्थक इस बार आर पार के मूड में दिखे, क्योंकि रात तक भी वो अपने घर नहीं लौटे। कड़ाके की ठंड में भी वहीं जमे रहे। पिछले महीने रूस के कराए शांति समझौते के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच करीब 6 हफ्तों तक चली जंग बंद तो हो गई, लेकिन समझौते के तहत नागोर्नो कराबाख के कई इलाके अजरबैजान के हिस्से में चले गए। आर्मेनिया में विपक्षी नेताओं और कई लोगों ने इसे अपनी हार माना और इसके लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया, इसलिए वो तभी से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर में आज पदयात्रा निकालेंगे। शुवेंदु अधिकारी वहां पर बीजेपी के मिशन की शुरुआत करेंगे। बंगाल में बीजेपी का मिशन 200 से ज्यादा सीट जीतने का है। ममता से खफा होकर बीजेपी में गए शुवेंदु अधिकारी अब ममता के खिलाफ ही टीएमसी के गढ़ में ताल ठोक रहे हैं। उधर शुवेंदु की पदयात्रा पर टीएमसी ने निशाना साधा। टीएमसी नेता सुजाता मंडल ने शुवेंदु से किसी तरह का खतरा नहीं होने की बात कही। अब शुवेंदु अधिकारी के इलाके में अब जाकर वहाँ पर मीटिंग करने वाली हैं, वहाँ से मंच से आप बोलने वाली हैं। मैम, बीजेपी का कहना है कि जो शुवेंदु अधिकारी जो वहाँ लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, पदयात्रा उनका है भी अभी, तो उसको लेकर टीएमसी को बड़ा झटका लगने वाला है। देखिए, आप ऐसे एक आदमी के बारे में बातें कर रहा है जो अपनी ज़िंदगी में लालच छोड़ के और कुछ नहीं देखा। वो इस पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस से 10 साल इतनी सब कुछ भोग करने के बाद, इतनी पार्टी की पोजीशन, एमएलए, एमपी, मिनिस्ट्री, चेयरमैन और एक समय इस पार्टी का यूथ प्रेसिडेंट भी था स्टेट का, इतना सब कुछ भुगतने के बाद उसका फैमिली अभी भी उस पार्टी से इतना कुछ भुगत रहे, मतलब भोग कर रहे सुख सुविधा। इससे नुकसान होगा, जो उनका पदयात्रा है उससे टीएमसी को नुकसान होगा, बीजेपी ये कह रही है। कुछ भी नहीं होगा, बीजेपी खुद सोचेगा कुछ दिन बाद कि इसको लेके क्या फायदा होगा। बीजेपी का कहना है कि शुवेंदु अधिकारी के पदयात्रा से टीएमसी को भारी नुकसान होने जा रहा है उस इलाके में। नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब देखिए, शुवेंदु अधिकारी वो एक यंग जनरेशन का लीडर है, लेकिन किस पार्टी का लीडर था?
तृणमूल कांग्रेस का लीडर था, अभी किस पार्टी में है, बीजेपी में है, तो उसका खुद का पॉपुलैरिटी कितना है, कितना मास उसका साथ है, उसका टेस्ट किधर हुआ। ममता जी जब पार्टी किया था, खुद पार्टी किया और कॉल दिया था कि यहाँ पर एंटी सीपीएम जो पार्टीज है वो सीपीएम को हराने के लिए एक मंच पे आ जाइए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी अगर उनका पास मास सपोर्ट होता तो एक बार ममता जी के जो मास बेस है वो यूज कर रहे हैं। अभी बीजेपी का पास तो उसका सपोर्टर्स है, वो मंच पे वो है, लेकिन उनका खुद का पास क्या है, उसका टेस्ट किधर हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। टीएमसी का कोई आने जाना नहीं है। कृषि सुधारों के विरोध में लखनऊ और नोएडा समेत यूपी के कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने बीजेपी के विधायकों और सांसदों के घरों का घेराव करने की रणनीति बनाई, जिसके तहत लखनऊ में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में भी कई कार्यकर्ताओं ने ताली और थालियां बजाकर प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने अजय कुमार लल्लू को बाहर जाकर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी, इसलिए उन्होंने अपने सरकारी आवास के पास ही विरोध शुरू कर दिया। केंद्र सरकार और यूपी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कांग्रेस का ताली और थाली बजाओ प्रदर्शन बहुत देर तक चलता रहा। जगा रहे हैं विधायकों को, सांसदों को, जागो, किसानों के साथ खड़े हो। इसी तरह का प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने नोएडा में बीजेपी सांसद महेश शर्मा के घर की तरफ कूच किया। ताली और थालियां बजाने के साथ नारेबाजी करते हुए कुछ लोग उनके घर की ओर बढ़े। धीरे धीरे धीरे। सांसद के घर के बाहर भारी तादाद में पुलिस के जवान मौजूद थे और कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सांसद के घर तक पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर।